हमारी जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा ऑनेस्टी पे मबनी रही है। पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर ब्रोकर कराई है। ये जो इररेलेवेंट लोग हैं जो हर चीज को बॉलीवुड बना लेते हैं, ये आज दुनिया में तनहा हो चुके हैं। ना इनकी कोई रेलेवेंस है, ना इनकी कोई बात कर रहा है। 40 से 50 साल अपने मुल्क को पीछे धकेल दिया है हर मामले के अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, कई रातों की बेखाबी और तेहरान से वाशिंगटन तक मुसलसल राबतों ने मशरिक़ वस्ता को एक हौलनाक एटमी तबाही से बचा लिया। जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया गया है। और ये महज जज्बाती जुमले नहीं बल्कि इसकी गवाही आज वो दुश्मन भी दे रहा है जो हमें तनहा करने के ख्वाब देख रहा था। भारत के बड़े बड़े दिफाई मुबस्सरीन आज पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी के गुन गा रहे हैं। 10 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख बनने जा रही है जब दुनिया की वो बड़ी ताकतें, दो बड़ी ताकतें जी इस्लामाबाद की मेज़ पर बैठकर मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। अमरीकी सदर अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं जिनमें जेडी वेंस हैं, विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। और ट्रंप के 15 और ईरान के 10 निकात पर दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा, इन्हीं अहम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा। आपके वक्त का प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका के, चीन के साथ ताल्लुकात को बहाल किया और अब ईरान के साथ वैसी तारीख बनती नजर आ रही है। दुनिया ने देखा है कि बड़ी ताकतें नाकाम हुई मगर पाकिस्तान कामयाब रहा। आपके ख्याल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म के डिप्लोमेसी मॉडल में ऐसी क्या खास बात थी कि ईरान और अमेरिका दोनों ने इस्लामाबाद पर एतमाद किया? देखिए, मैं तो क्या पूरी दुनिया ये पढ़ना चाह रही है, हम समझना चाह रहे हैं और ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाया भी जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है कि एक मिडिल पावर जो है वो करने में कामयाब हो गई जो कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक नहीं कर पा रहे। यूरोप चुप करके बैठा हुआ है, बाकी ममालिक हमारे खित्ते के जो हैं। तो उसमें एक जो चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा ऑनेस्टी पे मबनी रही है जी। तो हमने कभी भी जो है अपने एलाइज को, पार्टनर्स को अपने स्वैट एनालिसिस में कभी गलत बयानी नहीं की है। तो हम बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े अर्नेस्ट हैं। हमारी क्या कैपेसिटी है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमें कितना इस्तेमाल किया जा सकता है या कॉर्नर किया जा सकता है। तो हम बहुत क्लैरिटी है इसमें और ये बहुत साल हर साल की हमारे सीजन डिप्लोमेट जो हैं वो इसी क्लासिक टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं। तो उसकी वजह से हमारा एक स्टैचर है और उस स्टैचर को फिर 4 चांद लगाए ऑपरेशन बनियान और मरसूद ने कि ऑफ कोर्स उसमें ये पता चला कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास डिटरेंस की ताकत भी है लेकिन इसके बावजूद वो खित्ते को स्टेबलाइज कर सकता है। आपको याद होगा हम 35 से ज्यादा जो टारगेट हैं वो लॉक कर चुके थे लेकिन हमने एस्केलेट नहीं किया। हम एस्केलेशन लैडर से बहुत ग्रेसफुली नीचे आए और हमने कहा कि नहीं, हम जंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर फिर हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आई हैं जहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो हम पे इस हद तक ट्रस्ट करते हैं कि उनको पता है कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एटलीस्ट एड्रेस जरूर करेगा और इसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बना के दे सकते हैं जिसपे फ्यूचर का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बन सके और ये खित्ता तबाही के धाने पे पहुंचते पहुंचते जो है वो जिसके सिलसिले में रुक गया है। तो ये यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा हमारे कंधों के ऊपर ना सिर्फ ये कि जो मुज़ाकरात के लिए टीम आ रही है उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है बल्कि वो पूरा बिल्कुल शाज़िया साहिबा, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी और पाकिस्तान बड़ी बखूबी और बड़ी सिंसियरिटी के साथ इस जिम्मेदारी को अदा भी कर रहा है। और जिस तरह से आप भी बात कर रही हैं कि मुज़ाकराती टीमें इस्लामाबाद आ रही हैं, अमरीकी सदर जो अपनी टीम भेज रहे हैं उनमें जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ हैं, जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा चाहता है जबकि ईरान तमाम पाबंदियों का खात्मा। इनमें अब दरमियानी रास्ता निकलना किस तरह से मुमकिन है या ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं दोनों फरीक हैं? ये जरूर हो सकता है कि टाइम बाय करें। हमने बात ही यहाँ से शुरू की कि हम रियलिस्ट पॉलिटिक्स पे हमारा बिलीव है और हम ऑनेस्ट हैं। तो ये किसी को गुमान नहीं है कि नहीं जी आगे वाला रास्ता जो है वो सितारों से भरा हुआ है और चांदनी रात है। हर चीज जो है वो टेबल पे है लेकिन उसमें आप ये ज़हन पे रखें कि आपको वेस्टर्न मीडिया और खासतौर पे अमेरिकन मीडिया आज जो दिखा रहा है या उनके
पर्सनल जो आज आपको मीडिया पे दिखा रहे हैं, उनने अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी केटर करना है। जी। तो ये एक कंडीशनल सीज फायर है, पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर ब्रोकर कराई है, ये अनकंडीशनल नहीं है, चाहे आज इसको अमेरिका जो भी कहे। इसमें 10 पॉइंट्स जो ईरान ने जो है वो प्रपोज किए हैं, वो टेबल पे एज अ बेस डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल का कहीं दूर दूर तक कोई निशाना नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अलावा खित्ते के बाकी समझदार ममालिक भी शामिल हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया। तो ये सारे ममालिक भी इन निगोशिएशंस में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल होंगे, इनके नुमाइंदे होंगे या ये टेलीफोनिक राब्तों पे होंगे, ये जिस तरह भी होगा। तो ये इस तरह की बातें नहीं होंगी कि एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको खत्म करने की बातें हो रही हों। बात हो रही होगी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है वो क्या होगा, गल्फ के कंट्रीज जो हैं उनको सिक्योरिटी जो है उनकी इंश्योर कैसे की जाएगी, ईरान के ऊपर ये जो वायलेंस और ऑपरेशन का साइकिल है इसको हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाएगा, ईरान पे होने वाले जो तमाम तबाही है इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, और इस खित्ते के अंदर सारे ममालिक जो स्टेक होल्डर हैं वो मिलकर अपना एक इंडिजिनस, अपना एक बेसिक जो है वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जिसमें किसी बाहर के बंदे की मीडिएशन की जरूरत ना हो, जिसमें कोई मुल्क जो है वो किसी को डरा ना रहा हो, धमका ना रहा हो, सिक्योरिटी जीरो सम ना हो, इंडिविजिबल हो। अगर गल्फ के कंट्रीज ईरान से इंटिमिडेशन फील करते हैं तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, ईरान को तमाम चीजों में ऑन बोर्ड लेकर सिक्योरिटी स्टेट ऑफ हुर्मुज की उसके जिम्मे कैसे डाली जा सकती है कि तुम जिम्मेदार बनो और पूरे रीजन की सिक्योरिटी और यहाँ पे चोक पॉइंट जो है वहाँ पे तमाम की तमाम इकोनॉमिक जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो इस तरह की समझदार बातें होंगी जो कि जिसके लिए जेडी वैंस ही बेहतर इंसान है, क्योंकि ईरान ने तो कहा है वो जैरेड कुशनर और विटकॉफ के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। तो जेडी वैंस होंगे और शटल डिप्लोमेसी होगी मेरा ख्याल है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो पैगामात एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहे होंगे। ये लोग शायद एक कमरे में नहीं बैठे अच्छा। अगर जेरेड कुशनर और विटकॉफ जो आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम इन दो के साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जायनिस्ट लॉबी के करता धरता है, खुद भी यहूदी हैं, इसराइल से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है और इन्होंने पिछली दफा हमारी निगोशिएशन को सैबोटेज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो कुछ लोग जैसा कि पीट हेग्सेथ है, ये दो हैं, मिरियम एडल्सन है, लिंडजी ग्रैम टाइप के लोग हैं, इनको ट्रंप से दूर रखने की कोशिश जो है व्हाइट हाउस और पेंटागन में हो रही है, और साथ में इसराइल को रेन डाउन करने की और उसको पटा डालने की बात हो रही है कि इसराइल एक स्पॉइलर है जो कि ऑफ कोर्स इंडिया और फिर बदकिस्मती से यूएई को शामिल करके मुसलसल जो है वो हमले या खटपट जारी रखेगा, तो फिर ईरान जो है उसके सबर को जैसे आजमाता आपने भी रहेगा। कहा कि इसराइल को पट्टा डालने की बात हो रही है और हम पहले भी इस हवाले से बात कर रहे थे। अब इसराइल और अमेरिका लगता है दो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर ये जंग शुरू हुई थी और ये जो गठजोड़ था, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करा था, इसराइल अमेरिका को सपोर्ट करा था, और अब सूरत हाल बदल गई है। अब अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है लेकिन इसराइल के शायद ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये अलग अलग समत में जा सकते हैं और इसराइल अपना एजेंडा लेकर रवा दवा रहेगा? जा रहे हैं, जा सकते नहीं है। नेतन्याहू ने अपने हिब्रू मीडिया पे अपनी कौम से खिताब किया है, तो मैं उसको सुन रही थी, तो उसमें वो बाकायदा कह रहा था कि हमारी ये जंग रुकी नहीं है और हमारे जंग के मकासद जो है ईरान को हमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया और मजीद नुकसान भी पहुंचाना है वगैरह वगैरह। वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए एक डिफरेंट नैरेटिव लेके चल रहा था। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिनमें 2 के ऑब्जेक्टिव क्लियर थे, 1 के नहीं थे। ईरान के ऑब्जेक्टिव क्लियर थे कि हमने सरवाइव करना है और इसी पॉलिटिकल एंटिटी के साथ करना है, और तो ये हमारी विक्ट्री की शर्त है। इसराइल के ऑब्जेक्टिव थे कि हमने ईरान को डिसफंक्शनल करना है और केओस करना है और उसके अंदर जो है वो हर तरह की तबाही बर्बादी ऐसी हो कि वो एक फंक्शनल स्टेट रहे ही ना। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं थे। वो इसराइल की जंग में कूद तो पड़े थे, तो वो एक दिन कहते थे हमें न्यूक्लियर का मसला है, अगले दिन बैलिस्टिक का मसला है, तीसरे दिन उनको रिजीम का प्रॉब्लम है, फिर चलते चलते उनको स्टेट ऑफ हुर्मुज जो जंग से पहले खुली हुई थी उसको खुलवाने का मसला हो गया। तो उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे, उनको एक जंग के अंदर धकेला गया था जो कि उनको खुद भी एहसास हो गया था कि 45 दिन के बाद हर चीज इस्तेमाल करके जो उनकी पोजेशन में है माइनस न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कुछ भी ईरान में जो है वो भी हासिल नहीं कर सके जो उनके मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी। अब ईरान के जो बहुत ही सिनिकल के से अजाइम है ईरान के लिए
इसराइल के जो अज़ाइम हैं ईरान के लिए, वो तो खित्ते की बका का मसला है। ईरान इसमें फातेह है क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव ही सरवाइव करने के थे कि हमने एब्जॉर्ब करना है और एक कौम की तरह कोहेरेंस से कंसोलिडेट करके इस मुसीबत से गुजर जाना है। वो गुजर गए हैं। अब अमेरिका को एहसास हो रहा है कि ना तो इनके ऑब्जेक्टिव अचीवेबल थे और ना ही क्लियर थे। बिल्कुल शाज़िया साहिबा, और मिस कैलकुलेशन थी अमेरिका की जानिब से, और ईरान से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान ने सिर्फ अपना दिफा करना है, लेकिन ईरान उससे भी जो है हमें आगे नजर आया किरदार अदा करते हुए दिफा से भी अपने। शाज़िया साहिबा, इसके साथ अगर हम देखें तो तारीफ तो वो है जो दुश्मन आपकी करे, और पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। भारतीय दानिश्वर तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को तनहा करना चाहा, कोशिश की, मगर आज भारत जो है वो खुद तनहा हो गया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के लिए कितना बड़ा कमबैक है? ये हमारे लिए बहुत ही पिविटल, बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। लेकिन हम बहसियत कौम और खास तौर पे आप लोग जो मीडिया पे बैठे हुए हैं, मैं हमेशा और मैं बार बार कहती हूँ, मैं सल्यूट करती हूँ कि आप ये बॉलीवुड बनने की टेम्पटेशन से दूर रहकर इतने सोबर तरीके से, इतने हम्बल तरीके से, आज हमारा इतना बड़ा दिन है लेकिन आप अपनी वही डिसेंसी को रखे हुए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कौम की तरह बिहेव करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो इररेलेवेंट लोग हैं जो हर चीज को बॉलीवुड बना लेते हैं, ये आज दुनिया में तनहा हो चुके हैं। ना इनकी कोई रेलेवेंस है, ना इनकी कोई बात कर रहा है। ये अपने गलत फैसलों की जो सलीब है, इसको उठाते उठाते अब थक जाएंगे। इन्होंने कम से कम 40 से 50 साल अपने मुल्क को पीछे धकेल दिया है हर मामले के अंदर, और इनको ये अब समझ नहीं आ रहा है कि ये इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, गलत फैसलों की वजह से हम नाम ले सकते हैं गल्फ के 1-2 कंट्रीज का भी, कि उन्होंने अपने बेवकूफाना फैसलों की वजह से खुद को इस तरह से आइसोलेट कर दिया कि इररेलेवेंट हो गए। आज देखें, आपने बात की है तो बात को हम चलते चलते करके गुजर गए, वरना आज इसके इस पूरे एपिसोड में जहां दुनिया की हिस्ट्री चेंज होने जा रही है, ये इस तरह के चुहावा मुल्क जो है इनके जिक्र भी नहीं बनता है, इनका कोई जिक्र ही नहीं है। और बिल्कुल आप इनका जिक्र तो करना ही नहीं चाहते। और जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन आपने बताया कि बिल्कुल है, जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी थी उसका जो लबो लहजा था, उससे भी पता चल रहा था कि इंडिया को कितनी तकलीफ पहुंची। और बिल्कुल हम जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ सेन माइंडेड जो इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं वो खुलकर तारीफ कर रहे हैं और मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक्त का।